है मूल्यांकन प्रणाली का। तो आइए डिस्कस करते हैं। भारत की शिक्षा पर राष्ट्रीय पुलिस, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे गलत लिखे गए, यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा पर राष्ट्रीय जो पॉलिसी जो राष्ट्रीय नीति है वो आना था, यहाँ पे पुलिस लिखा हो गया, यहाँ पे पॉलिसी आएगा, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। 1986 में कहा गया है कि शिक्षक मूल्यांकन की एक प्रणाली जिसमें भागीदारी डेटा आधारित है और उच्चतर ग्रेड के लिए पदोन्नति के उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। जवाबदेही के मानदंडों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन और गैर प्रदर्शन के लिए विशिष्ट के साथ निर्धारित किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, शिक्षक मूल्यांकन की प्रणाली में ये बताया कि जो भागीदारी जो डाटा आधारित, इसमें देखिए फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि मूल्यांकन प्रणाली होती क्या है कि जब कोई चीज़, जैसे कि शिक्षक क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा दे, उसके बाद बच्चों को कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, वो होता है मूल्यांकन। मान के चलिए कि शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया, अब एग्ज़ाम का टाइम आया तो एग्ज़ाम में सभी बच्चे पास हो गए। मूल्यांकन का निकला कि शिक्षक ने बहुत अच्छा पढ़ाया, शिक्षक द्वारा बच्चों को समझ में आ गया, तो शिक्षक उसको वैसे ही जारी रखेगा जैसे उसने पहले पढ़ाया था। अब मान के चलिए कि शिक्षक ने टेस्ट लिया तो बच्चे सारे फेल हो गए, तो मूल्यांकन का निकला कि शिक्षक का पढ़ाया बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर कीर्ति कपूर के अनुसार मूल्यांकन किसी चीज़ की योग्यता, मूल्य और महत्व का व्यवस्थित निर्धारण है और मूल्यांकन एक मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विशिष्ट जानकारी को इकट्ठा करने विश्लेषण की प्रक्रिया है। डॉक्टर कीर्ति कपूर का कहना है कि जो मूल्यांकन है वो किसी चीज़ की योग्यता है, मूल्य और महत्व का व्यवस्थित निर्धारण है। यानी कि मूल्यांकन में क्या होता है, योग्यता, मूल्य और महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, जिसमें विशिष्ट जानकारी को इकट्ठा करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। देखिए बहुत ही गहराई से उन्होंने ये बात कही यहाँ पे। पहली बात है कि किसी भी चीज़ यानी कि कोई भी चीज़, मान लो टीचिंग की बात करते हैं हम, अब टीचिंग कोई चीज़ है जिसमें योग्यता है, जिसमें मूल्य है, जिसमें महत्व है, उसका जो व्यवस्थित रूप से निर्धारण है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको हम जैसे मानेंगे कि टीचिंग अच्छी है बुरी है, वो कैसे मानेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया से। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी कैसे मानेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया से उस चीज़ के बारे में विशिष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब मानते के चलते हैं कि जैसे हमने टीचिंग के बारे में देखते हैं कि टीचिंग क्या है, एक चीज़ है जिसमें योग्यता, मूल्य, महत्व सब कुछ है, पर वो अच्छी है बुरी है वो किससे पता चलेगा, मूल्यांकन से पता चलेगा, क्योंकि मूल्यांकन में उस चीज़ के बारे में विशिष्ट जानकारी या विश्लेषण दिया जाता है। कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के रूप में दोहराया एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की प्रणाली का भिन्न हिस्सा है, शैक्षणिक देशों के लिए अंतर्गत है। यहाँ पे अंतर्गत है, यहाँ पे अंतर्गत आएगा, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोठारी आयोग ने भी यही कहा गया कि जो शिक्षा की प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है क्या है, मूल्यांकन। देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन के बिना आप किसी चीज़ को सही या गलत नहीं ठहरा सकते। अब टीचिंग अच्छी है बुरी है, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, किसके ज़रिए पता चलेगा, वो एकमात्र यंत्र कौन सा है, वो मात्र यंत्र है मूल्यांकन का। ठीक है, मूल्यांकन से आप किसी चीज़ के बारे में निर्धारित कर सकते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है कि नहीं। अब क्लास में शिक्षक ने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, वो मूल्यांकन से पता चलेगा। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन पाठ्यक्रम और गैर पाठ्यक्रम क्षेत्रों दोनों में छात्रों की प्रगति और उपलब्धि को इकट्ठा करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक संरचित प्रक्रिया के लिए है। इसमें मूल्यांकन की प्रक्रियाओं की उपयुक्तता के साथ साथ सामग्री, कक्षा प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की वृद्धि जैसे कारकों पर ध्यान देना शामिल है। मूल्यांकन भी पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थी को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने का एक साधन है। अब देखिए स्कूली इस पैरे में क्या दिया गया है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो स्कूली शिक्षा के संदर्भ में यानी कि जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है उसमें जो मूल्यांकन पाठ्यक्रम है, ठीक है, और जो गैर पाठ्यक्रम है यानी कि जो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, जो मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता, दोनों तरह के जो क्षेत्र हैं वो दोनों किसके काम आते हैं, वो छात्रों की प्रगति के काम आते हैं। अब छात्रों, हम कहते हैं ना कि इस स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा नालायक हैं, तो उसमें होगा क्या, मूल्यांकन से कि वहाँ पे कैसी शिक्षा प्रणाली है। अब हम मान के चलते हैं ना कि हम कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इतनी बढ़िया पढ़ाई है, यहाँ पे इतनी बढ़िया नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, वो मूल्यांकन से पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया के साथ साथ क्या है, सामग्री, कक्षा की प्रक्रिया। मूल्यांकन कैसे पता लगाया जाएगा कि कक्षा की प्रक्रिया कैसी है, कक्षा में सामग्री कैसी है, विद्यार्थियों की जो
विद्यार्थी व्यक्ति का जो शिक्षार्थी है उसकी जो वृद्धि कैसी है, योग कैसे है। मूल्यांकन में सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन में सभी चीज़ें आती हैं स्कूल के संदर्भ में कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आता है मूल्यांकन में। ठीक है फ्रेंड्स, किसी स्कूल की शिक्षा अच्छी है बुरी है तो किससे पता चलेगा, मूल्यांकन से पता चलेगा। कोई बच्चा कोई विद्यार्थी होशियार है नालायक है कैसे पता चलेगा, मूल्यांकन से पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन एक ऐसा यंत्र है जिससे हर एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो है वो पता लगाए जा सकते हैं। तो देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, मूल्यांकन के कई उद्देश्य हैं जिन्हें पाठ्यक्रम शिक्षण और सीखने के मूल्यांकन और नीति के संदर्भ में माना जा सकता है। मूल्यांकन का उपयोग उपकरण और रणनीतियों की जांच करने और पाठ्यक्रम में संकाय नीति निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। और मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है उसका उद्देश्य जरूर है। अब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, पेपर वन की तैयारी कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है आपका यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करना। बिना उद्देश्य की कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता। अगर आपके लिए यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट ना हो, आपको सीधे सीधे भर्ती कर लिया जाएगा, अभी कभी यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करोगे। अब आपका उद्देश्य है यूजीसी नेट को क्लियर करके टीचर लगना स्कूल में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यूजीसी नेट या जेआरएफ करना होगा। तो आपका उद्देश्य क्या हुआ कि आपको आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर लगना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूजीसी नेट। तो यही बात है, मूल्यांकन का भी अपना उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि पाठ्यक्रम शिक्षण और सीखने के मूल्यांकन नीति के संदर्भ में, यानी कि सिलेबस क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि क्या सिलेबस है, शिक्षण टीचर कैसे पढ़ाएगा और जो विद्यार्थी हैं वो कैसे सीखेंगे। ठीक है, कैसी कैसी नीतियाँ काम में आएंगी। मूल्यांकन का उपयोग मूल्यांकन उपकरण रणनीतियों की जांच करने, यानी कि जो शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है वो सिलेबस को किस टाइम पे ख़त्म कर रहा है, कैसे ख़त्म कर रहा है, कैसे बच्चों को पाठ्यक्रम कैसे समझाया जा रहा है, ये सब मूल्यांकन में आएगा। यानी कि जो एक क्लास में बच्चों को जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो सिलेबस दिया गया है, वो किस हिसाब से ख़त्म होगा या नहीं होगा, कब को ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे सेमेस्टर वाइज ख़त्म होगा, ईयरली ख़त्म होगा, क्या क्या सिलेबस है, उसकी क्या रणनीति होगी, ये किससे पता चलेगा, ये मूल्यांकन से पता चलेगा। तो मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। देखिए, पहली बात है पाठ्य चर्चा, यानी कि सिलेबस। देखिए, पाठ्य चर्चा विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विकास को सुविधाजनक बना सके। ठीक है, पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है कि ताकि जो विकास है, जो बच्चों का विकास है, विद्यार्थियों का, वो सुविधाजनक बन सके। अब उनको पता होना चाहिए ना। देखिए, आप हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री 6 क्लास में, 7, 8, 9 स्कूल में, कॉलेज में हिस्ट्री तो आती है, सारे सब्जेक्ट वहाँ पे चलते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ये वो, है ना। तो छोटे क्लास के बच्चों को थोड़ा सा कम, बड़े बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे वो सुविधाजनक बन सके। पाठ्यक्रम के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि पाठ्यक्रम के परिणाम क्या है, यानी कि जो आपको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है वो आपके कहाँ कहाँ काम आएंगे, वो चीज़ें सुनिश्चित करना। शिक्षण और शिक्षण संसाधनों की कुशल आवंटन की सूचना देना, यानी कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है उसका, और उसके जो संसाधन है उसका जो कुशल आवंटन। जैसे शिक्षण के संसाधन कौन से हैं कि क्लास में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, दूसरी बात प्रोजेक्टर पे पढ़ाना, वो कैसे पढ़ाया जाए, किस हिसाब से पढ़ाया जाए कि बच्चों को समझ में आ जाए। मेन मकसद तो है कि जो टीचर पढ़ाता है बच्चों को समझ में कितना आ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम स्वीकार्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो सिलेबस में लिखवाया जा रहा है वो बच्चों के लिए क्या काम में आएगा या नहीं काम में आएगा। नेक्स्ट नीति, भावी संकाय शिक्षा नीति का निर्धारण करना, यानी कि जो शिक्षा की नीति कौन सी है, किस हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, कहाँ बच्चों को काम आएगी, उसका निर्धारण करना भी मूल्यांकन में आता है। मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनके काम में आ रहा है कि नहीं। शिक्षा मूल्य और मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, शिक्षा के जो मूल्य हैं, जो मानक हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए अब नीति इस हिसाब से लगानी चाहिए कि जो शिक्षा का मूल्य है, यानी कि जो स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट जागे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो आगे से आगे और पढ़े, उसके लिए ऐसी नीतियाँ निर्धारित करना। ये कहाँ देखी जाती हैं, ये मूल्यांकन में। पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए। अब देखिए, जो पाठ्यक्रम है उसका प्रभावी बनाना। प्रभावी कैसे बनाना कि देखिए कि बुक्स में जो लेसन लिखा है, अब शिक्षक उसको अपने तरीके से करवा दे तो वो प्रभावी हो गया। अब कुशल प्रबंधन क्या है कि कुशल प्रबंधन में ये होगा कि जो आप शिक्षक लेसन पढ़ाएगा, जो बच्चों के समझ में कैसे आएगा, उसको किस हिसाब से पढ़ाया जाए, सुविधाजनक।
यानी कि जो लेसन है उसको कैसे आसानी से बच्चों को समझाया जाए कि वो उनको आसानी से समझ आवे, ऐसी नीतियाँ बनाना। ये किसका काम है? मूल्यांकन का। सिखाना और सीखना, देखिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण छात्रों की सीखने की जरूरतों को पूरा कर रहा है। यह देखना चाहिए मूल्यांकन में क्या पता लगाया जाता है कि जो शिक्षण है यानी कि जो टीचिंग है वो छात्रों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं। ठीक है, शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो छात्रों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करे, यानी कि जहाँ जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, उसको दूर किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा। इसका मूल्यांकन कहाँ पे होगा? इसका कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन से पता चलेगा। उन क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ शिक्षण को संशोधित सुधार किया जा सकता है। अब जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वहाँ वहाँ क्या करना है कि शिक्षण को सुधार करना, यानी कि जिस मेथड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें सुधार कर देना, आगे से कोई नया ट्रिक लेके आना। ये किसका काम है? मूल्यांकन का। जैसे क्लास में बच्चे फेल हो गए, समझ कुछ नहीं आ रहा, तो मूल्यांकन के जरिए देखा जाएगा कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको दूर कर दिया जाता है। प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन शिक्षण शिक्षकों और संकाय प्रदान करने के लिए। देखिए इसमें क्या है कि प्रतिक्रिया क्या है और प्रोत्साहन शिक्षक और संकाय। देखिए यानी कि शिक्षकों को क्या है? प्रोत्साहन देना। ठीक है, यानी कि शिक्षकों को प्रोत्साहन देना, प्रतिक्रिया देना। अब शिक्षक देखिए जो चीज़ पढ़ाता है पहले उसको खुद को तैयार करनी पड़ती है। अब वो यहाँ पे देखें कि जो वो चीज़ सिखाने जा रहा है कि वह क्या, उसकी प्रतिक्रिया कैसे रहेगी, क्या वो चीज़ वाकई टफ है। अब शिक्षक को कोई चीज़ पढ़ाने में दिक्कत आ जाए, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया रहेगी ना कि ये बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा, तो कैसे आएगा, है ना फ्रेंड्स। तो इसमें ये देखा जाता है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये मूल्यांकन के ज़रिए देखी जाती हैं। पदोन्नति और करियर विकास के लिए उन्हें प्रयोगों का समर्थन करने के लिए। देखिए अगर आपको पदोन्नति और करियर विकास, अगर आप जन की शिक्षक है, जो शिक्षक है उसको अपना करियर के विकास करने के लिए और छात्रों को अपना करियर बनाने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है। यानी कि छात्रों को उनको यही सिखाया। देखिए जैसे मान के चले कि 10वीं के बाद, 10th के बाद जो 11वीं 12वीं की पढ़ाई है वहाँ पे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स आते हैं ना। अब बच्चे ने डॉक्टर बनना वो मेडिकल रखेगा, इंजीनियर ने नॉन मेडिकल, जिन्हें बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो वो क्या रखेगा? वो कॉमर्स, और जिन्होंने टीचिंग लाइन में जाना है या किसी अन्य लाइन में जाना है तो वो आर्ट्स को रखेंगे। अब इसमें क्या है कि करियर के विकास के लिए, यानी कि मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि बच्चों को कहाँ रुचि, उसे कैसे अपना करियर का विकास करना है, तो वो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को करेगा। तो किसमें देखा जाता है? मूल्यांकन में। तो नेक्स्ट आ गया मूल्यांकन। मूल्यांकन के परिणामों का आकलन करने के लिए। अब देखिए कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन भी करना होता है, यानी कि जो मूल्यांकन के जो परिणाम है, ठीक है, मूल्यांकन के क्या परिणाम है उनका आकलन करने के लिए। अब देखते हैं कि जैसे शिक्षण ने कितना अच्छा बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को कितना समझ में आया कि नहीं आया, ये किसमें देखा जाएगा? मूल्यांकन का परिणाम। उसका आकलन करने के लिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, भारत में शिक्षा वैसी होनी चाहिए। अब देखिए कि जैसे गवर्नमेंट ने स्वयं प्रभा मूक जैसे चैनल बना दिए हैं, तो वहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि वहाँ मूल्यांकन का परिणाम देखा जा सकता है कि जो सरकार ने पहल की है करने के लिए कि क्या वो काम में आ रही है कि नहीं। मूल्यांकन उपकरण के विकास और उपयोग को स्पष्ट करने के लिए, यह मूल्यांकन का उपकरण का जो विकास है, इसका जो उपयोग है, उसको स्पष्ट करने के लिए, यानी कि मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है, मूल्यांकन रणनीतियों की उपयोगिता की निगरानी करने के लिए। अब देखिए जो मूल्यांकन की जो रणनीतियाँ है इसकी कितनी उपयोगिता है, इसकी निगरानी करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इसमें लास्ट लाइन में यही है कि जो मूल्यांकन की रणनीतियाँ बनाई गई हैं, यानी कि जो शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको जांचा कैसे जाए, उसकी जो रणनीति तैयार होगी वो कितनी उपयुक्त है, उसकी निगरानी की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बात करें तो मूल्यांकन को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो मूल्यांकन है वो 3 समूहों में बांटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि मूल्यांकन करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो पहला है नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन में देखिए क्या है, इस प्रकार का मूल्यांकन आमतौर पर व्यक्तिगत और वर्ग स्तर की विशिष्ट कमजोरी और ताकत का पता लगाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत में किया जाता है। यानी कि ये कौन सा मूल्यांकन है, ये आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोई व्यक्तिगत तौर पर या कोई वर्ग स्तर पर किसी की क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, ये पता लगाने के लिए। यानी कि मान के चलिए कि यानी कि एक कक्षा है, वहाँ पे शिक्षक ये पता लगाता है कि व्यक्तिगत तौर पर जो विद्यार्थी हैं तो उनकी क्या कमज़ोरी है और क्या ताकत है, और वर्ग स्तर पर यानी कि पूरे क्लास की जो
क्या कमज़ोरी है और क्या ताकत है, यानी कि पढ़ने में कहाँ दिक्कत आती है तो कहाँ वो बढ़िया से पढ़ पाते हैं। तो ये प्रक्रिया इसमें की जाती है। ये होती है स्टार्टिंग में, यानी कि निदानिक मूल्यांकन। निदान का मतलब है ना डायग्नोस्टिक, यानी कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ जाए तो डॉक्टर क्या करता है कि उसका उपचार करता है, उसकी जो बीमारी है उसका वो हल निकालता है, निदान करता है। तो इसमें यही है कि बस ये देखा जाता है कि बच्चों को कहाँ पे, ऐसे ही सेम शिक्षा में यानी कि बच्चों को कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे बढ़िया करते हैं, इसमें ये देखा जाता है। यह ज्ञान कौशल और क्षमताओं में मदद करने के लिए सीखने वालों की क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने में मदद करता है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनका क्या ज्ञान है, क्या कौशल है, क्या उनकी क्षमताएं हैं, तो उनमें मदद करता है कि यानी कि जो उनकी जो सीखने की जो क्षमता है उसके अनुसार वो पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करते हैं, तो पाठ्यक्रम के उनके अनुसार रखते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में ना आए, तो अगर वो चीज़ कुछ जल्दी से समझ में आए तो उस हिसाब से जो शिक्षक है वो पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करता है। यानी कि वो क्या करेगा, पहले वो आसान से लेसन करा देगा, तो बाद में वो मुश्किल मुश्किल लेसन साथ साथ कराता रहेगा। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी यानी कि जो कक्षा में विद्यार्थी है, अगर व्यक्तिगत स्तर पर उनकी क्या कमज़ोरी है या क्या ताकत है, और विशिष्ट यानी कि पूरे यानी कि वर्ग स्तर पर यानी कि पूरे क्लास में किसी सभी बच्चों की क्या कमज़ोरी है या क्या ताकत है, यानी कि उनको सभी बच्चों को किसी में प्रॉब्लम आती है, किस में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था नैदानिक मूल्यांकन, यानी कि उनको जो भी चीज़ समझ में ना आए, उनकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, उसका निदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है औपचारिक मूल्यांकन। देखिए औपचारिक मूल्यांकन में क्या है, यह छात्रों के साथ साथ पाठ्यक्रम के निर्माण या विकास से संबंधित निर्णय लेने से संबंधित है। यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के उचित चरणों में प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो परिवर्तन करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम के शिक्षण रणनीति और सीखने का माहौल। औपचारिक मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सीखना। देखिए औपचारिक मूल्यांकन क्या है कि इसमें होता है कि जो छात्रों के साथ है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसका निर्माण या विकास करना। अब ये देखना कि छात्रों को किस प्रकार से सिखाया जाए। औपचारिक मूल्यांकन में यही देखा जाता है कि जो शिक्षण की रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। यानी कि मान के चलिए कि शिक्षक ने अपने शिक्षण के द्वारा बच्चों को क्लास में पढ़ाना है, तो वो उसकी रणनीति तैयार करेगा कि कैसे कैसे जो उसने चीज़ पढ़ानी है, किस हिसाब से कराए कि जो बच्चों को जल्दी में समझ आ जाए। ऊपर हमने ये पढ़ा था नैदानिक में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखना। अब औपचारिक मूल्यांकन में ये होता है कि जो टीचर पढ़ाने जा रहा है क्लास में, जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, वो उसकी रणनीति तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उद्देश्यों के साथ देखते हैं क्या है ये। देखिए व्यक्तिगत बातचीत प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए सीखने वाले छात्रों की निगरानी करना। यानी कि इसमें क्या होगा कि सीखने वाले छात्रों की निगरानी करना, यानी कि जो छात्र को जो टीचर जो शिक्षक सिखाने जा रहा है उसमें ये देखना कि क्या वो बच्चों को जो सिखा रहा है तो क्या व्यक्तिगत तौर पर उन्हें समझ में आ रहा है, क्या उनके व्यक्तिगत उद्देश्य जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, अब जो ये क्यों किया जाता है कि जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो देखने के लिए, यानी कि शिक्षक ने जो सोचा है कि मैं बच्चों को अच्छे से करवाऊंगा कि क्या वो प्रभाव में आ रही है कि नहीं। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो संशोधन, अद्यतन या प्रतिस्थापन के उद्देश्य से मूल्यांकन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के लिए। देखिए इसमें क्या है, आवश्यक हो तो क्या करना चाहिए, संशोधन, यानी कि जो शिक्षक ने सोचा है पढ़ाने के लिए, अगर उसको लगता है कि इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए तो वो अपने शिक्षण में थोड़ा सा संशोधन करेगा, उसका प्रतिस्थापन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए करेगा, पाठ्यक्रम के लिए। यानी कि जो उसको पाठ्यक्रम है, जो बच्चों का सिलेबस है, वो उसको अपने तरीके से करवा सकता है। उसको लगता है कि किसी चीज़ को कटवा के थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए या कुछ डिलीट करना चाहिए, तो वो अपने तरीके से करवा सकता है। तो पाठ्यक्रम सामग्री का मूल्यांकन करना, यानी कि जो उनके सिलेबस में जो पाठ्यक्रम जो सामग्री है उसका मूल्यांकन करना अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन करके देखना, शिक्षक मूल्यांकन करके देखता है कि जो पाठ्यक्रम सामग्री है क्या वो बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या बच्चों को उसको बच्चे जो अच्छे से कर पाएंगे। अगर उनको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस प्रकार की रणनीति करे कि ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सुधारने की दृष्टि से सीखने के माहौल का मूल्यांकन करना। तो जैसे जो भी प्रॉब्लम है, जैसे रणनीति जो शिक्षक बना रहा है, तो उसमें ये देखना है कि बच्चों को किस हिसाब से कराया जाए कि ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए। तो इसी
को यानी कि सुधारने की दृष्टि से सीखने का माहौल, यानी कि बच्चों के मन में डर है कि हमें कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक सीखने का माहौल बनाया जाएगा। जैसे बच्चों को मैथ्स में डर लगता है कि हाँ ये हमें चीज़ आ नहीं सकती, तो शिक्षक क्या करेगा, उस चीज़ को सुधारेगा, तो वो एक सीखने का माहौल जो है बनाएगा। वो किसमें बनाएगा, ये औपचारिक मूल्यांकन में। तो नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन है जो एक गतिविधि के अंत में आयोजित किया जाता है और समग्र प्रदर्शन के लिए टर्मिनल व्यवहार का आंकलन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे ये तो पता चल गया कि ये मूल्यांकन कौन सा है, योगात्मक मूल्यांकन कौन सा है, जो गतिविधि के एंड में किया जाता है। इसका उपयोग अनुबंध के नवीनीकरण, कार्यकाल, योग्यता, वेतन सीढ़ी के स्तर को और असाइनमेंट और समाप्ति जैसे मामलों के बारे में कर्मियों को चर्चा करने के लिए किया जाता है। चयन, पदोन्नति, भविष्यवाणी, रिकॉर्डिंग और अन्य प्रशासन के उद्देश्यों के लिए संचयी मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन माना जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, योगात्मक मूल्यांकन जो सबसे एंड में किया जाता है। सबसे एंड में क्या, जैसे एक शिक्षक ने बच्चों को क्लास में पढ़ा दिया, तो उसका एंड में एक रिजल्ट निकालना, अंत में रिजल्ट निकालना योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, योगात्मक मूल्यांकन में क्या देखा जाता है कि जो शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया है, तो वो बच्चों के कितना दिमाग में समझ में आया या बच्चों को समझ में नहीं आया, ये किस में पता चलेगा, अंत में। जब शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ा देता है, तो जो इनका जो एग्ज़ाम होता है, जो परीक्षा होती है, जब इसमें बच्चे फेल हो जाए, तो इसमें पता चलेगा कि बच्चों को समझ में नहीं आया। तो अगर वो अच्छे से पास हो जाए, तो पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ गया। तो ऊपर हमने पढ़ा था निदानिक में कि उनकी जो कमज़ोरी है उसका पता लगा के उसको सही करना। औपचारिक में ये देखा गया था कि रणनीति बनाना, ये योगात्मक है, सबसे एंड में देखना कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं। अब हम बात करेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में। देखिए, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, ये हम दो चीज़ों के बारे में, एक शिक्षण के बारे में, एक लर्निंग के बारे में, यानी कि एक अधिगम के बारे में। तो यही जानते हैं पहले निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है, तो वो शिक्षण के बारे में क्या है। देखिए, शिक्षण के बारे में बात करें तो शिक्षण, देखिए फ्रेंड्स, किसके बीच में होता है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। देखिए, सहकर्मी मूल्यांकन, विकास और समीक्षा, इसमें क्या है कि देखिए शिक्षण के बारे में क्या है, सहकर्मी मूल्यांकन, ठीक है, विकास और समीक्षा। सहकर्मी मूल्यांकन के बारे में क्या है कि जैसे जो बच्चे क्लास में, जैसे देखिए दो तरह से, एक तो शिक्षक है कि जैसे देखिए जो शिक्षक है वो बच्चों को सब कोई ना कोई इनका फेवरेट शिक्षक होता ही है। अब उनको कई शिक्षक ऐसे हैं कि जो बच्चों को जो चीज़ करवा दे उनको आसानी से समझ में आ जाती है, तो कई शिक्षकों का उनको आसानी में समझ में नहीं आता। तो सहकर्मी मूल्यांकन हो गया ना इसमें कि किसको किसी टीचर का समझ आ रहा है, किसी को किसी टीचर का अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यही बात बच्चों पर भी लागू होती है कि जो क्लास में जो बच्चे हैं वो काफ़ी पढ़ने वाले हैं, तो कुछ नालायक है, कुछ होशियार है, कुछ बिल्कुल थोड़े मध्यम स्तर के हैं। तो सहकर्मी मूल्यांकन से ये भी देखा जाता है कि जो शिक्षक ने करवाया है वो कितना कितना बच्चों को समझ में आया है। तो बच्चे भी अपने एक दूसरे से पूछते हैं, जांचते हैं कि साथ वाले बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो सहकर्मी मूल्यांकन में हम शिक्षकों के जो साथ जो शिक्षक है वो भी देखेंगे और छात्रों के जो साथ जो छात्र हैं वो भी इसमें देखेंगे। छात्रों की प्रतिक्रिया, यानी कि इसमें छात्रों की प्रतिक्रिया देखी जाती है। देखिए, अगर शिक्षक ने जो बच्चों को पढ़ाया अपने शिक्षण के द्वारा, छात्रों की प्रतिक्रिया कैसी रही, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर यानी कि शिक्षक ने बच्चों को कराया तो उनकी प्रतिक्रिया है वो अच्छी रहेगी, अगर नहीं अच्छे से कराया तो उनकी प्रतिक्रिया जो खराब रहेगी। कार्यक्रम इकाई और व्यक्तिगत महत्वपूर्ण प्रतिबिंब, देखिए इसमें क्या है, कार्यक्रम इकाई, इसमें क्या है कि जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है शिक्षण में वो कैसे कराना है, किस हिसाब से कराना है, ठीक है। और व्यक्तिगत महत्वपूर्ण प्रतिबिंब क्या है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये भी देखा जाता है। विद्यार्थियों के कार्यों की उनकी समझ पर प्रतिक्रिया, देखिए उनका पेपर लेना या क्विज़ लेना, तो ये क्यों हो जाता है, देखिए विद्यार्थियों के कार्य की उनकी समझ पर प्रतिक्रिया, इसमें क्या है कि जैसे विद्यार्थी जो उनसे अगर पेपर लिया जाए, उनसे क्विज़ कराया जाए, तो अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो इसमें क्या होगा, शिक्षण जो है सफल हो जाता है। यानी कि जब शिक्षक ने ये देखना होता है कि बच्चों को समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, तो वो बच्चे से क्विज़ करवा के देता है, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा। अगर वो आंसर दे देते हैं तो समझो उनको समझ में आ गया। नेक्स्ट है साक्षात्कार या फोकस समूह। देखिए इसमें फोकस समूह क्या है, पूरे समूह के ऊपर फोकस करना। शिक्षण का ये मतलब है कि जो क्लास है वो सभी को समझ में आए। देखिए एक कक्षा में चाहे
50 विद्यार्थियों शिक्षण का यही उसूल है। शिक्षक यही सोचता है कि जो अपने वो शिक्षण के द्वारा सभी को एक समान रूप से कराए कि ताकि सारे बच्चे पास हो जाएं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। देखिए इसमें क्या है कि यूनिट सर्वेक्षण का अंत, यानी कि जो यूनिट सर्वेक्षण का अंत का मतलब है कि जब यूनिट ख़त्म हो जाता है तो उसके अंत में छात्रों को क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आया, तो वो होता है। जैसे आप देखिए कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे ख़त्म होगा तो इसका सर्वेक्षण का अंत किया जाएगा कि बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड कितना समझ में आया कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी यूनिट ख़त्म हो तो उसमें ये देखा जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना समझ में आया कितना नहीं। नेक्स्ट है पुरस्कार मानदंड। इसमें क्या है कि जब छात्र अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। शिक्षण गुणवत्ता संकेतक। देखिए शिक्षण गुणवत्ता संकेतक क्या है कि जो शिक्षक अपने शिक्षण देता है बच्चों को, यानी कि जब शिक्षक बच्चों को अच्छे से सिखाता है उसे कहते हैं शिक्षण, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो दिखाई देती है। अगर जो शिक्षक बच्चों को करवा रहा है तो बच्चे उसको आसानी से कर रहे हैं तो उसके वो जो अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ, शिक्षण की जो गुणवत्ता है उसके संकेत अच्छे हैं। ठीक है, एक अच्छे शिक्षण गुणवत्ता संकेतक इसी बात से पता चल जाता है कि बच्चों की प्रतिक्रिया उसको, जैसे बच्चे क्लास में टेस्ट वगैरह अच्छे से कर लें, मंथली टेस्ट हो गया, डेली टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम में अच्छा हो गया, तो वो शिक्षण गुणवत्ता का संकेतक हो गए। प्रदर्शन विकास और समीक्षा। ठीक है, इसमें क्या कि प्रदर्शन विकास और समीक्षा, पहले प्रदर्शन यानी कि टीचर ने बच्चों को प्रदर्शन करके दिखाया, समझाया, फिर बच्चों में विकास हुआ, एंड में समीक्षा देख के बताया, समीक्षा करके देखा बच्चों ने कि क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यानी कि पहले टीचर ने पढ़ाया, फिर बच्चों ने उसको समझा, फिर समीक्षा हुआ कि बच्चों को समझ में कितना आया। परीक्षा और मूल्यांकन कार्य। देखिए इसमें क्या है कि लर्निंग के बारे में मूल्यांकन कैसे पता चलेगा, कि परीक्षा द्वारा पता चलेगा कि बच्चे परीक्षा में कितना नंबर लेके आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, प्रगति, प्रतिधारण और पूर्ण दर। बच्चों की जो अगर जो लर्नर है, जो अधिगम है, जो अच्छे से वो पढ़ ले, तो उसकी जो प्रगति है, प्रतिधारण है, जो पूर्ण दर है, वो मूल्यांकन में देखी जाती है। क्षमताओं की प्राप्ति और विकास का मूल्यांकन। अब लर्निंग के द्वारा अधिगम ने, शिक्षार्थी ने, ठीक है, विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, उनकी क्षमताओं की जो प्राप्ति है, इनकी उन्होंने कितना ज़्यादा सीख लिया है और उनका कितना विकास हुआ है, इसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन प्रक्रिया है क्या? प्रभावी शिक्षण मूल्यांकन कई स्रोतों से डाटा एकत्रित करना है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी शिक्षा संबंधी गतिविधियों को लोगों द्वारा रेट करने के लिए सबसे अच्छी योग्यता प्राप्त की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, यानी कि एवेल्यूशन प्रोसेस। एवेल्यूशन क्या है कि जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, यानी कि जब एक शिक्षक जो एक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों को कितना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, वो किससे पता चलेगा, वो मूल्यांकन की प्रक्रिया से पता चलेगा। अब हम जो मूल्यांकन है, अगर हमें चाहिए कि जो शिक्षण का मूल्यांकन जो करना है वो प्रभावी ढंग से कर सके, तो उससे हमें कई स्रोतों से डेटा एकत्रित करना होगा। यानी कि अगर हम चाहिए कि अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं किसी चीज़ का, अगर वो शिक्षण संबंधी है, टीचिंग से संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है, तो हमें वो जल्दबाजी में ना करके प्रभावी शिक्षण मूल्यांकन को देखना होगा, जिससे हमें एक स्रोत पर ना रहकर कई सारे जो स्रोत हैं उनको देखना पड़ेगा। यानी कि कई स्रोतों से डाटा एकत्रित करने से हमें प्रभावी शिक्षण मूल्यांकन मिल सकेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से प्रोसेस हैं। देखिए मूल्यांकन की रेटिंग का आधार क्या है, यानी कि जो मूल्यांकन है किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। पहला है छात्र रेटिंग, यानी कि जो छात्र है वो रेटिंग करते हैं टीचिंग को कि टीचर का पढ़ाया उन्हें कितना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो शिक्षण पोर्टफोलियो, ठीक है। नेक्स्ट है कई स्रोत, रेटिंग्स की संगति, और चौथा है योगात्मक और औपचारिक मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 इसके पार्ट हैं। तो दूसरा है क्लास के बाहर उपलब्धता और कार्यालय समय में सहायक शामिल करना। देखिए शिक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन इससे भी पता चलता है कि क्लास के बाहर उपलब्धता क्या है। क्लास के अंदर तो टीचर ने पढ़ा दिया, क्लास के बाहर उपलब्धता यानी कि अगर बच्चों को क्लास में समझ ना आया तो बच्चे क्लास के बाहर भी यानी कि शिक्षक से जाके वो पूछ सकते हैं, तो शिक्षक उसका सही से उनको प्रॉब्लम का या समस्या का हल उसको निकाल देगा। और कार्यालय समय में सहायकता शामिल करना, तो इसमें क्या है कि जो कार्यालय समय में क्या है, यानी कि जो कार्य जो स्कूल का जो समय होता है उसके दौरान जो सहायता शामिल करना है, यानी कि बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो शिक्षक
लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी उसको करवा दें। तो नेक्स्ट है अनुसंधान पर्यवेक्षण सहित। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसंधान पर्यवेक्षण सहित क्या है कि बच्चों को रिसर्च, यानी कि अगर बच्चों को एक टॉपिक दिया गया है करवाने के लिए, तो वो बच्चों को टॉपिक तो करवाया है, पर साथ में उनको ये भी जांचना है कि जो टॉपिक दिया गया है उसको और अच्छे से कैसे तैयार करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, छात्र रेटिंग क्या है? कई वर्षों की अवधि में एकत्रित की गई संकाय प्रदर्शन द्वारा दी गई छात्र रेटिंग यह संदर्भ में छात्र मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के बारे में अधिक जानकारी देता है। देखिए, छात्र रेटिंग क्या है कि जब कई वर्षों की अवधि में, यानी कि जब एक शिक्षक ने कितने वर्षों तक, यानी कि मान के चलिए कि अगर कोई क्लास है या कोई कक्षा है, अगर टीचर उसको पढ़ा रहा है, जैसे 10वीं कक्षा को पढ़ा रहे हैं, जैसे आप ये मान के चलिए कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, टीचर तो वही रहेगा, बस बच्चे बदलते हैं क्लास के, है ना। तो कई वर्षों की अवधि तक ये देखते हैं ना हम कि ये टीचर बहुत बढ़िया तरीके से कराता है। यानी कि जब आपने देखिए, आपने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, यानी कि अब जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसकी प्रोसेस जो है वो 2-2 साल की रहती है। 2 साल बाद स्टूडेंट बदलते हैं, विद्यार्थी बदलते हैं, पर टीचर वही रहता है। तो कई वर्षों की अवधि में टीचर ने अपनी टीचिंग के कितना बच्चों को अच्छे से करवाया है वो इसमें देखा जाता है। छात्र रेटिंग करते हैं, यानी कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो किस हिसाब से पढ़ा रहा है। इसमें सिंपल ये बात आती है कि जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, तो छात्र रेटिंग करते हैं कि उनको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है छात्र रेटिंग। ठीक है, तो छात्र रेटिंग से क्या होगा कि जो शिक्षण है वो प्रभावी ढंग से हुआ या नहीं हुआ वो पता चलेगा। अब एक शिक्षक छात्रों को जैसे पढ़ा रहा है, तो छात्र बता पाएंगे कि बच्चे उसको कि उनको समझ में आया कि नहीं। अगर उनको समझ में आ गया तो छात्र कहेंगे हाँ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, है ना, क्योंकि शिक्षण किसके लिए है? ये छात्रों के लिए तो है, तो छात्र इसको रेटिंग देंगे। नेक्स्ट है शिक्षण पोर्टफोलियो। देखिए, मूल्यांकन के प्रदर्शन के बाद जो छात्रों और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साथियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। देखिए, मूल्यांकन के प्रदर्शन के बाद क्या है, जो यानी कि टीचर ने जब पढ़ा दिया, जब छात्रों ने रेटिंग दे दी, उसके बाद कुछ अन्य स्रोतों से, ठीक है, पहली बात तो अपने छात्रों की तो कर ली, उसके बाद जो अन्य स्रोत हैं, जो कुछ अन्य रूप से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, उसको इसमें देखा जाता है। निर्देश को उनकी शिक्षा संबंधी गतिविधियाँ को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिनमें देखिए निर्देश को उनकी शिक्षा संबंधी, यानी कि जब एक शिक्षक जो शिक्षण के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, तो इसको जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है, जो इंस्ट्रक्शन देनी है, वो उसको संक्षेप में बताना पड़ता है कि आपको ये इतना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कुछ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शिक्षण पोर्टफोलियो का ये मतलब है कि जो शिक्षण है वो किस हिसाब से देना है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि वो किस बारे में है, ठीक है, उसकी ABCD क्या है, वो किस पे आधारित है, वो होता है पोर्टफोलियो। तो शिक्षण किस हिसाब का होना चाहिए, ये बताया गया है इसमें। अब देखिए, अगर निर्देश देना है किसी शिक्षक को, तो उसको संक्षेप में बताना पड़ेगा, जिसमें क्या है कि नया पाठ्यक्रम विकसित करना है, पुराने लोगों को फिर से इसमें क्या है, नवीन शिक्षण विधियों का विकास करना, मूल्यांकन करना, छात्रों को सलाह देना। देखिए फ्रेंड्स, अगर सिलेबस में कुछ नई बातें जुड़ती हैं, जैसे मान के चलिए कि जब सिलेबस में कोई नई बातें जुड़ गई, ये कुछ भी हुआ, तो शिक्षक जब पढ़ाएगा बच्चों को, तो उसमें जब नई बातें जुड़ेंगी या कुछ भी इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो उसको संक्षेप में बताएगा कि आपका सिलेबस कैसा है, किस हिसाब से करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, नया पाठ क्या है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, तो सब कुछ ये संक्षेप में बताया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ किस में आता है? शिक्षण पोर्टफोलियो में। शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित को छोड़कर इन सभी सामग्री को एक शिक्षण पोर्टफोलियो में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही पिछले 2-3 वर्षों में छात्रों की रेटिंग, सहकर्मी की रेटिंग और पूर्व छात्रों के संदर्भ पत्रों का सारांश। देखिए, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित है उनको छोड़ दिया जाए, तो ये सारी जो सामग्रियाँ हैं, ठीक है, ये शिक्षण पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने चाहिए। अब 2-3 वर्षों में छात्र की क्या रेटिंग है, यानी कि जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो उनका 2-3 वर्षों में क्या रिएक्शन है, ठीक है, ये इसमें देखा जाता है। यानी कि जब एक शिक्षक एक क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, तो पिछले वर्षों के बच्चों का क्या उसमें उनकी क्या रेटिंग रही थी, उनका क्या रुझान रहा था शिक्षण के प्रति, वो इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। अन्य संस्थानों में सहयोगी जो प्रशिक्षक की शैक्षिक गतिविधियों से परिचित है,
पोर्टफोलियो संकाय सदस्य के शिक्षण प्रदर्शन और शिक्षा में योगदान के मूल्यांकन के ठोस आधार प्रदान करता है। इसमें ये बताया गया है कि जो शिक्षण पोर्टफोलियो है, अब एक शिक्षक के पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, वो इसमें शामिल है। अब जैसे देखिए कि मैथ का जो बच्चों को मुश्किल लगे, तो शिक्षण पोर्टफोलियो में होगा ना कि कौन सा टीचर ऐसा है कि जो बच्चों को आसानी से करवा दे, तो उस टीचर को रखा जाता है, उसकी जो गतिविधियाँ उसको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, यही सब कुछ डिस्कस किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा कुछ इसमें आएगा। नेक्स्ट है मल्टी सोर्स रेटिंग की संगति। देखिए इसमें क्या है, मल्टी सोर्स हो गया कि अलग अलग जगह से रेटिंग, ठीक है, छात्रों की होगी, शिक्षण पोर्टफोलियो हो गया, हम करें मल्टी सोर्स। सबसे प्रभावी विभिन्न स्रोतों से डाटा को सबसे बड़ी हद तक ओवरलैप करना चाहिए। उदाहरण के लिए छात्र की रेटिंग पर आइटम शिक्षण के पहलुओं से संबंधित है, यानी कि जो छात्र की जो रेटिंग है, जो इस हिसाब से वो रेटिंग कर रहा है, वो किसके पहलुओं से संबंधित है, वो शिक्षण के पहलुओं से संबंधित है। यानी कि जो छात्र है वो शिक्षण के पहलुओं के बारे में बता रहा है कि शिक्षण कैसा कैसा करवाया गया था, या कैसा कैसा होना है, या कैसा कुछ था। जो छात्र और साथियों दोनों को मूल्यांकन करने के लिए सुसज्जित है। साथियों की समीक्षा सूची में समानांतर होना चाहिए। अब देखिए, यदि रेटिंग के दो सेट एक ही निष्कर्ष पर जाते हैं तो यह दोनों की वैधता की पुष्टि करता है, जबकि यदि वे पर्याप्त रूप से असहमत है तो सुझाव देता है कि कम से कम एक सेट संदिग्ध है और आगे की जांच की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए विभाग के प्रमुख विभाग के बाहर से किसी को ला सकते हैं। प्रश्न में मुद्दों से संबंधित छात्रों के साथ समूह साक्षात्कार आयोजित करने के लिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें मल्टी सोर्स सेटिंग क्या है, ये कहते हैं कि अगर प्रभावी शिक्षण के बारे में पता लगाना है तो उसका एक सर्वे करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो छात्र की रेटिंग है, मान के चलिए कि एक स्कूल में या एक कॉलेज में गए, वहाँ पे आप पूछा गया कि बताइए कि आपका जो इस कॉलेज में कैसी पढ़ाई हो रही है। अगर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ यहाँ पे जो कोर्स करवाया जा रहा है वो बहुत अच्छा कोर्स है, सबसे बढ़िया कोर्स है ना, तो एक क्लास के स्टूडेंट ये कहते हैं, दूसरे क्लास के स्टूडेंट भी यही कहते हैं, तीसरे क्लास के स्टूडेंट भी यही कहते हैं, तो ओवरऑल सारे स्कूल या सारी क्लास के स्टूडेंट यही कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो शिक्षण की जो रेटिंग है वो सही होगी। दूसरी उदाहरण क्या है, देखिए कि जैसे पीजी के जो स्टूडेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन के, अब कहीं से वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए कि बताइए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको कितना टीचर बढ़िया से पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं, अगर सभी कह दें कि हाँ ये बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, दूसरी क्लास वाले भी कहें, इसमें इनकी सब पीजी वाले कहते हैं कि हाँ ये सही से करवाया जा रहा है, तो वो मूल्यांकन क्या है, वो सही रूप में माना जाएगा। अब अगर एक क्लास कहते कि हाँ बढ़िया पढ़ाती है, दूसरे क्लास कह दे या दूसरे बाकी अन्य स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं यहाँ पे इतना बढ़िया नहीं करवाया जाता, यानी कि सबके जो अलग अलग विचार है वो असहमत है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे जो है वो आगे की जांच की जानी चाहिए, यानी कि इससे सहमति नहीं जताई जाती, क्योंकि यहाँ पे हमें काम क्या करना है, हमें काम करना है मूल्यांकन का, किसके प्रभाव में करना है, शिक्षण के। अब अगर शिक्षण सही होगा तो मूल्यांकन भी सही हो पाएगा। तो अगर मूल्यांकन करते समय असहमति जताई जाए, है ना, अगर सभी स्टूडेंट कह दें कि हाँ सही है तो वो मूल्यांकन हो गया सही। अगर नहीं, कुछ आधे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं यहाँ पे सही नहीं करवाया जाता, आधे कहते हैं कि सही करवाया जाता है, ठीक है, तो यानी कि जो मल्टी सोर्स की रेटिंग है वो अलग अलग पाई जाए, तो ये मूल्यांकन जो है प्रभावी नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मल्टी सोर्स रेटिंग है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए तो नेक्स्ट है लास्ट, योगात्मक और रूपात्मक मूल्यांकन। देखिए योगात्मक जो मूल्यांकन है पहले हमने किया था वीडियो में कि ये सबसे एंड में आता है, कि शिक्षण खत्म होने के बाद छात्रों के प्रति यह देखना होता है कि उनको समझ में कितना आया कितना नहीं। ठीक है, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। शिक्षण का मूल्यांकन योगात्मक हो सकता है और फॉर्मेटिव या रूपात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, योगात्मक का क्या मतलब है, देखिए ब्रैकेट में लिखा है, पुनर्नियुक्ति, कार्यकाल, पदोन्नति और योग्यता के संबंध में निर्णय लेने में और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए डाटा प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये कौन सा है, योगात्मक है। फॉर्मेटिव क्या है, प्रशिक्षक के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि योगात्मक किससे संबंधित है, कार्यकाल से योग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए, है ना। तो रूपात्मक या फॉर्मेटिव किससे संबंधित है, ये संबंधित है शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हर एक की कोशिश ये रहती है कि वो अपने प्रशिक्षण को या अपने शिक्षण को एक बेहतर बना सके। योगात्मक और रूपात्मक मूल्यांकन में क्या दिखा जाता है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक बार पोर्टफोलियो इकट्ठा हो जाने के बाद इसे लगातार वर्षों में अपडेट करने के लिए केवल मामूली प्रयास की आवश्यकता होनी चाहिए।
यानी कि पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो हो गया ना कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कैसा शिक्षण, कोई टीचर जो शिक्षक कैसा शिक्षण दे रहा है, ये सारा पोर्टफोलियो है। कि मैथ का बच्चों को कैसे समझ में आ रहा है, शिक्षक कैसे करवा रहे हैं, हिंदी का, हिस्ट्री का, कैसे कैसे समझ में आ रहा है, वो पोर्टफोलियो इकट्ठा हो जाता है। इसे लगातार वर्षों में अपडेट करने के लिए मामूली प्रयास, यानी कि अगर हमें लगातार इसको अपडेट करना है, यानी कि जो शिक्षण दिया जा रहा है कॉलेज में या कहीं पे भी, अगर उसको अपडेट करना है तो उसके लिए मामूली प्रयास चाहिए। जैसे अभी सिलेबस भी चेंज हुआ है ना यूजीसी नेट का, इसमें क्या मामूली प्रयास किया गया ना यहाँ पे। ये तो है नहीं एकदम से रणनीति बनाई बहुत लंबे समय से वो हो पाया, ऐसा नहीं है। अपडेट करने के लिए क्या है कि लगातार वर्षों में कुछ ना कुछ मामूली प्रयास करते रहिए, जैसे ऑफलाइन का ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसे करके। प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया का एक सबसेट बाहर किया जाना चाहिए और परिणाम केवल विभाग के प्रमुख या एक प्रदर्शन समीक्षा समिति को पार करने के बजाय प्रशिक्षक के साथ साझा किया जाना चाहिए। देखिए, योगात्मक और रूपात्मक मूल्यांकन में सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों को उसमें कमियां आ रही हैं, तो उसको बेहतर बनाना चाहिए। और बेहतर बनाने के लिए जो समीक्षा समिति है उसको बनाने की बजाय, यानी कि मान के चलिए कि एक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया तो उनका परिणाम जो है सही नहीं आया, तो वही जो परिणाम है उसका जो है वो विभाग के प्रमुख को देने के बजाय वो किसके साथ साझा किया जाना चाहिए, जो शिक्षक ने पढ़ाया है। यानी कि अगर शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो वही जो उनका परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, जिसमें बच्चे फेल हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, तो वो उसी शिक्षक को दिखाना चाहिए, उसी शिक्षक के साथ वो जो साझा करना चाहिए जो शिक्षक ने पढ़ाया है, ना कि एक प्रदर्शन समीक्षा समिति को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम वही शिक्षक को दिखाएंगे तो वो उसमें सुधार करके उसको अच्छे से करवा देगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सारे मूल्यांकन के जो पार्ट हैं, ये किसके पार्ट है, एक अच्छा मूल्यांकन प्रणाली के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली अगर हमें करनी है, एक अच्छे प्रभावी ढंग से करनी है, तो शिक्षण के द्वारा बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो बच्चों के कितना समझ में आया कितना नहीं, ये किस यंत्र से पता चलेगा। वो यंत्र है एकमात्र यंत्र मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की तकनीक कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, पहला है कक्षाओं का अवलोकन। यह शारीरिक सुविधाओं के संदर्भ में शिक्षकों और समग्र शिक्षण सीखने के माहौल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए तकनीक है। उदाहरण के लिए चॉक बोर्ड, कक्षा में बैठने की व्यवस्था आदि। हम इस तकनीक का उपयोग विद्यार्थियों की स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकों और जांच करने के लिए भी कर सकते हैं। शिक्षकों का कक्षा नियंत्रण। देखिए फ्रेंड्स, कक्षाओं का अवलोकन क्या है। कक्षाओं का अवलोकन है कि जो सीखने का माहौल वहाँ पे सही है कि नहीं। देखिए, कक्षा में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए चॉक बोर्ड, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, यानी कि वहाँ पे लाइट हो, पंखे की व्यवस्था हो, है ना, तो बेंच हो, तो वहाँ पे चॉक बोर्ड हो, तो जिसे ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सीखने का माहौल भी होना चाहिए। तो सिंपल जी बात ये है कि जब शिक्षक ने छात्रों को शिक्षण के द्वारा सिखाना है तो वो कक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे सारी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छात्र सीख सकते हैं। तो कक्षाओं का अवलोकन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कक्षाओं का अवलोकन बहुत ज़रूरी है मूल्यांकन के लिए। अगर मान लीजिए क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं है तो छात्र को जो टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो इतना प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा जितना वो पढ़ाता ही है। तो ब्लैक बोर्ड का होना ज़रूरी है ना। तो बैठने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि ये कक्षाओं का अवलोकन सबसे ज़्यादा काम आता है मूल्यांकन की तकनीक में। अब हम बढ़ेंगे व्यवस्थित रिपोर्टिंग। फ्रेंड्स, व्यवस्थित रिपोर्टिंग में क्या है कि इस तकनीक में विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा लिखित दैनिक या साप्ताहिक आधार पर लिखित रिपोर्ट या डायरी शामिल है। उदाहरण के लिए स्कूल से पुरानी देर से आने वाले अनुपस्थित, स्कूल में अनुशासनहीनता के विभिन्न कृत्यों की घटना या सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की गुणवत्ता आदि। देखिए फ्रेंड्स, व्यवस्थित रिपोर्टिंग क्या है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि रोज़ का रोज़ डाटा रखना। व्यवस्थित होता है कि एकीकृत तरीके से, अच्छे तरीके से रखना। अब देखिए कि होता क्या है कि जो शिक्षक है, जो अटेंडेंस लगाते हैं ना स्कूल में, रोज़ की अटेंडेंस लगाते हैं कि कितने बच्चे क्लास में आए, कितने नहीं आए हैं, उसको लिखित रिपोर्ट तैयार करते हैं। वहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट सबकी लगती है ना। उनके पास एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे वो लिखित जो दैनिक आधार पर जो या साप्ताहिक के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार करते हैं। दैनिक आधार पर क्या होगा, वो डेली के डेली अटेंडेंस लगाएंगे,
है ना। यानी कि स्कूल उदाहरण में जहाँ पे लिखा है कि स्कूल में कितने देर से स्टूडेंट आए थे, कितने देर से आए थे या कितने अनुपस्थित थे, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। जो बच्चे अनुशासनहीनता हैं, जिनमें जो अनुशासन के अंदर नहीं रहते, उनके बारे में लिखा जाता है ना। जो फाइनल जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। अब देखिए स्कूल में टीचर डेली के डेली व्यवस्थित रिपोर्टिंग क्या है, देखिए वहाँ पे डेली के डेली जो टीचर है वो तो अटेंडेंस लगाएगा, है ना। साथ में जो हमारी रिपोर्ट कार्ड तैयार होती थी स्कूल में, जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है वहाँ पर लिखा होता है ना कि बच्चा जो शरारती है, अनुशासनहीनता है उसमें, या कुछ ऐसे करके, या कुछ ऐसे जो सह पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ कि बच्चा जो स्टूडेंट है वो कितना पढ़ने के लायक है, कितना होशियार है, कितना नालायक है, कितना एवरेज है, ये सब कुछ लिखा होता है यानी कि। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है साक्षात्कार। एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक साक्षात्कार के माध्यम से विद्यार्थियों या कर्मचारियों से डाटा और जानकारी एकत्रित की जाती है। फ्रेंड्स साक्षात्कार क्या है, जिसे कहते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार में यानी कि जो व्यक्ति के अंदरूनी जो कौशल है वो होना चाहिए। यानी कि साक्षात्कार एक ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति अपने अंदरूनी कौशल का पता लगा सकता है। ठीक है। साक्षात्कार में क्या आता है, दो जाने होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला, एक साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार के माध्यम से क्या है, विद्यार्थियों कर्मचारियों के बारे जो डाटा ये जानकारी एकत्रित की जाती है वो हमें प्राप्त होती है कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसा कैसा है ना। तो साक्षात्कार से क्या है कि विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या है कि साक्षात्कार एक ऐसा माध्यम है जिससे डाटा और जानकारी एकत्रित की जाती है। जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पता लगाते हैं कि आपको किसकी चीज़ के बारे में कितनी ज़्यादा जानकारी है। ठीक है, ये भी मूल्यांकन की तकनीक है। सहकर्मी का मूल्यांकन अक्सर लगता है कि किसी के कनिष्ठ के काम के लिए किसी और वरिष्ठ मूल्यांकन का मतलब है। सहकारी मूल्यांकन में एक दूसरे की मदद करने के लिए ऊपर वर्णित तकनीकों का उपयोग करके सहायता शामिल है। देखिए सहकर्मी का मूल्यांकन क्या है कि जब एक दूसरे की मदद की जाती है। ठीक है, यानी कि जब एक क्लास में जब एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की मदद करता है वो है, ठीक है, दूसरे की मदद करना। जब एक जो एक छात्र है वो भी एक दूसरे की जब मदद करते हैं तो वो सहकर्मी का मूल्यांकन हो गया ना। ठीक है फ्रेंड्स। तो मूल्यांकन छात्र कक्षा में शिक्षक की सफलता का न्याय करने के लिए केंद्रित स्थिति में है। वह महत्वपूर्ण शैक्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। यानी कि जब एक छात्र को समझ में ना आए तो वो दूसरे छात्र से जब कहता है कि शिक्षक ने क्या, मुझे तो समझ भी नहीं आया, तुम्हें समझ में आया, तब जब छात्र सारे आपस में समूह चर्चा करते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि शिक्षक का पढ़ाया समझ में आया कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, होता है छात्र मूल्यांकन। ठीक है, तो ये किसमें है, सहकर्मी का मूल्यांकन। तो जब एक छात्र अपने बाकी छात्रों के साथ डिस्कशन करता है तो उसे सहकर्मी का मूल्यांकन कहा जाता है। चर्चा समूह, यह तकनीक अलग अलग समूह के विचारों को पहचानती है, जैसे कि विभिन्न विभागों में शिक्षकों, स्कूल प्रीफेक्ट्स, विभिन्न क्लबों और सोसाइटीज़, स्कूल जीवन के विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन में। चर्चा समूह क्या है, देखिए फ्रेंड, चर्चा समूह में क्या है कि जब हम अलग अलग समूह के विचारों को पहचानते हैं, जैसे जैसे विभिन्न विभागों के शिक्षक हैं, विभिन्न विभाग जैसे SST, साइंस, मैथ वगैरह, ये सब जो शिक्षक हैं उनके विचार क्या है, स्कूल के विचार क्या है, विभिन्न जो सामाजिक जो सोसाइटीज़ हैं उनके बारे विचार क्या है। तो चर्चा समूह में क्या है कि हम हर एक चर्चा का समूह मूल्यांकन करके देखते हैं। ठीक है, चर्चा समूह में क्या है कि हर एक तबके को, हर एक सोसाइटी को, ठीक है, सभी को पूछना। ठीक है, तो होता है चर्चा समूह। यानी कि शिक्षण के कहते हैं ना कि पहले शिक्षा बढ़िया थी, आज की बढ़िया नहीं है, कि कहते हैं आज की शिक्षा बढ़िया, पहले बढ़िया नहीं थी, आज की टेक्नोलॉजी बढ़िया है पहले। तो ये क्या है, चर्चा समूह है ना। तो सबके जो विचार है वो अलग अलग है। चर्चा समूह में हम सभी के विचारों को जानते हैं, जो कि मूल्यांकन तकनीकी में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। छात्रों के साथ संबंध, सहायता, प्रोत्साहन, निपटने में ईमानदारी। देखिए इसमें क्या है, छात्रों के साथ संबंध, शिक्षक के जो छात्रों के साथ संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। जब शिक्षक अपनी बात कहता है तो छात्रों को समझ में आ रही है कि नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें शिक्षक को पता होनी चाहिए। जब अपनी शिक्षक क्लास में बातों को कह पाए और छात्र बिना किसी समस्या के अपनी सारी बातें शिक्षक को बता पाए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। यानी कि शिक्षकों के छात्र के साथ जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए कि ताकि अपने बच्चे बात रखने के लिए डरे ना। अनुदेशन के दौरान शिक्षकों और छात्रों दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए
निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की प्रगति का आंकलन करता है? इनकी जो अन्वेषण है उसके दौरान क्या होता है, जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं, दोनों में निरंतर प्रतिक्रिया हो। निरंतर प्रतिक्रिया कैसे? जैसे शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, अब शिक्षक ने जब छात्रों को पढ़ाया तो छात्रों की प्रतिक्रिया कैसी रही, उनको समझ में आ रहा है, ये शिक्षक जो उनसे सवाल पूछ रहा है विषय से संबंधित, क्या उसका जवाब वो दे पा रहे हैं, है ना, तो वो हो गया प्रतिक्रिया। तो इसमें किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की प्रगति बताता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला है प्लेसमेंट मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, नैदानिक या योगात्मक। तो इसमें से आंसर ढूंढेंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जिसमें दोनों में निरंतर प्रतिक्रिया चले वो कौन सा है? औपचारिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, नैदानिक मूल्यांकन का पता लगाता है, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन का कौन पता लगाता है? कैसे पता चलेगा कि ये नैदानिक मूल्यांकन है? ऑप्शन नंबर ए, निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन, निर्देशों के दौरान प्रगति असफलता सीखना, या सी अंत में निर्देशों की उपलब्धि की डिग्री, या ऑप्शन नंबर डी, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार। तो 11 में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। यानी कि निर्देश देने के बावजूद, निर्देश देने के दौरान जो सीखने की समस्या आ रही है वो किन कारणों से आ रही है, वो कैसे दूर की जा सकती है, वो निदानिक मूल्यांकन में आएगा। निदान का मतलब आता है कि किसी चीज़ को ठीक करना, डायग्नोस्टिक। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो उसका वो निदान करता है ना बीमारी का, तो वैसे ही है कि अगर आपको सीखने में, अगर छात्रों को सीखने में कोई समस्या आ रही है तो किस कारण से आ रही है, तो उसे कैसे उपचार करना है, तो होता है इसमें। ठीक है, जहाँ पे आ जाए उपचार तो वहाँ पे आप लगा दीजिए निदान।